गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परिवहन तथा संचार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम परिवहन के जो मोड्स होते हैं उनके बारे में, और उसमें भी हम जो हमारा है स्थल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा सड़क और रेल आता है, और वायु परिवहन के बारे में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो परिवहन, वैसे अगर हम समझें कि परिवहन होता क्या है, परिवहन का अर्थ है व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा अथवा व्यवस्था को परिवहन कहा जाता है। अर्थात परिवहन का मतलब होता है वस्तुओं और व्यक्तियों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जो पहुंचाते हैं, उस व्यवस्था को हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन का कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता है, पशु कर सकते हैं, या आजकल हम जो मोटर गाड़ियां हैं या विभिन्न यंत्र कह सकते हैं, उनके माध्यम से किया जाता रहा है। आरंभ में मनुष्य ही जो परिवहन का कार्य स्वयं करता था। जैसे जैसे हमने उपयोग करना, पशुओं को हमने पालना सीखा है, पहिए की खोज हुई है, उसी के साथ हमने पशुओं का इस्तेमाल किया है बोझा ढोने के लिए। और जैसे जैसे हमारे प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, उसी तरह यंत्र हैं, गाड़ियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करने हमने सीखा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे हैं स्थल, जल, वायु और पाइपलाइनें। तो अगर हम देखें तो स्थल परिवहन सबसे पुराना है। इसके अंतर्गत सड़क और हमारा रेल मार्ग आता है। जल परिवहन के अंदर दो मुख्य रूप से है, अंतरस्थलीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। फिर वायु परिवहन भी दो हैं हमारे, डोमेस्टिक और घरेलू, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय। और इसके बाद होती हैं पाइपलाइनें में हम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइनों में, या तो हम तरल पदार्थों का कर सकते हैं, और या फिर हम गैसीय पदार्थों का। इसमें ठोस पदार्थों का हम परिवहन नहीं किया जा सकता। अगर हम देखते हैं कि हमने परिवहन का चयन करना है कि हमने किस माध्यम से परिवहन करना है, तो उस समय को हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, हम उनको देख के करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर तरल और गैस के पदार्थों के लिए पाइपलाइन जो सबसे उचित माध्यम है, वहीं अगर भारी भरकम सामान होगा तो हम उसको जल मार्गों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जल मार्ग हमारा सस्ता होता है। लेकिन अगर जल मार्ग वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम किसका उपयोग करेंगे? तब हम उपयोग करेंगे रेल मार्गों का, क्योंकि रेल मार्ग हमें वहाँ पे सस्ते पड़ते हैं। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है और उसकी गति भी तेज होती है। सड़क परिवहन के द्वारा द्वार से डोर टू डोर हम सेवा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें रेल है या वायुयान है, तो ये हमारी परिवहन की सेवाएं हर घर तक उपलब्ध नहीं है। हर घर तक हमारे सड़क जो परिवहन है वो हर द्वार पर मौजूद है। अगर हमें लंबी दूरी के लिए सामान पहुंचाना हो तो रेल मार्ग सबसे अच्छा रहता है। अगर उसी लंबी दूरी का अगर वस्तु बहुत अधिक महंगी हो और जल्दी ख़राब होने वाली होती है, तो उसमें सबसे अच्छा हमारा परिवहन का साधन वायुयान रहता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन का प्रयोग अगर हम देखें तो सबसे आरंभ में पगडंडियों या कच्चे मार्गों के रूप में होते हैं। आज भी हम कहीं कहीं पे देख लेते हैं कि खेतों में जाने वाली जो हमारी सड़कें होती हैं, सड़कें ना होके वो बिल्कुल कच्चे मार्ग होते हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं से मनुष्य अपना बोझा ढोने के लिए या अपने हम खेतों में ट्रैक्टर उन्हीं रास्तों के द्वारा जाता है। और अभी मैंने बताया था जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ है, पहिए का आविष्कार होने के बाद हमारा जो है बैल और गाड़ियों के द्वारा हमारा रेहड़ी के माध्यम से हम सामान को ढोने लगे हैं। फिर हमारे भाप के इंजन का आविष्कार होने के बाद परिवहन में क्रांति आई और रेल मार्ग है, और रेल मार्ग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं और हमारे लोकप्रिय हो गए हैं। फिर इसके बाद तकनीकी का विकास हुआ है। वैसे वैसे हम देख पा रहे हैं कि नए नए वाहन आ रहे हैं, कार आती है, बस है, ट्रक है, टेम्पो इत्यादि का निर्माण हुआ है, और सड़क परिवहन में क्रांति आ गई है। सड़क परिवहन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। स्थल परिवहन जिसमें सड़क और रेल आता है। तो हम सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सड़क हमारा छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन आर्थिक रूप से लाभदायी होता है। जैसे रेल, जहाज, विमान है, ये केवल सीमित स्थानों पर है। वो इसलिए क्योंकि रेल के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, जहाज के लिए जल की, और विमान के लिए हमारे वहाँ पे एयरपोर्ट की
सुविधा होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे माल या सवारी को उतार सकते हैं। जबकि सड़क हर गांव में से निकलती है। दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ परिवहन के अन्य साधन नहीं पहुँच सकते, वहाँ सड़क यातायात सबसे प्रमुख होता है। सड़क और उद्योगों के लिए कच्चा और निर्मित माल का परिवहन आसान हो गया सड़कों के द्वारा। और हम जो सैनिकों तक हमारा रसद पहुंचाते हैं, युद्ध सामग्री पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने में भी सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। और सड़क में यात्रा अधिक लोचदार होती है, यानी कि हम जब जहाँ चाहे वहाँ पे सवारियों को उतार सकते हैं या सामान को उठा या चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि सड़कें कच्ची और पक्की दोनों तरह की होती हैं। कच्ची सड़कें को बनाना आसान सस्ता है, परंतु सभी ऋतुओं में ना हो सकता, क्योंकि वर्षा होने पर वो सड़कें हमारी क्या खराब हो जाती हैं। विकसित और विकासशील देशों में देखेंगे तो वहाँ भी सड़कों में अंतर पाया जाएगा। अगर हम विकसित देशों में देखेंगे तो वहाँ हमें 5 लाइन मार्ग्स मिलेंगे, मार्ग मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम विकासशील देशों में देखेंगे और अविकसित देशों के अंदर हम अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमारे जो महामार्ग हैं उन सड़कों की लंबाई काफ़ी कम होती है। तो अगर हम कुछ पिछले सालों में देखें तो यातायात के साधन बढ़ गए हैं, उतना हमारा सड़क में उतनी वृद्धि नहीं हुई है कि सड़क को हम और लंबाइयों को बढ़ाया जा सके। विश्व में अगर हम देखें तो कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 33% यानी कि 1/3 जो भाग है वो केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि सड़कों में प्रादेशिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और महाद्वीपीय स्तर पर असमानता पाई जाती है। विश्व में महामार्ग पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को जोड़ रही होती है और बड़े बड़े नगरों को जोड़ते हुए प्रत्येक नगर और पत्तन तक महामार्गों द्वारा हमारे जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस देश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए कितनी सड़कें हैं। जापान में अगर हम देखेंगे तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 164 किलोमीटर सड़क है। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के 162 है। श्रीलंका में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 151 किलोमीटर है। भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 105 किलोमीटर सड़कें हैं। और स्पेन में 68 है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 67 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए सड़कें उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे कुल सड़कों की लंबाई की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि महामार्गों का अगर विश्व वितरण देखें तो उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का, जैसे अभी हमने देखा कि 150 लाख किलोमीटर सड़कों में से 33% जो सड़कें हैं वो केवल उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाते हैं। इस महाद्वीप में महामार्गों का घनत्व बहुत अधिक है। और अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर विश्व के सबसे अधिक 7 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं। और जो अगर हम देखते हैं इसमें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में सड़क का घनत्व अधिक है। क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है और नगरीकरण भी ज़्यादा हुआ है। फिर हम दूसरे देश की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, कनाडा। यहाँ पे सबसे पूरे टाइम विश्व के साल भर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए इसमें महामार्गों का भी घनत्व कम है और जनसंख्या का घनत्व भी कम है। और सड़कें हैं वो ज़्यादातर कनाडा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। तो यहाँ पे ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक तट पर जो पतन स्थित है सेंट जॉन है और प्रशांत महासागर के तट पर जो स्थित है वो वैंकूवर है। उन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। अब हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में विश्व के 20% सड़क है और 25% मोटर गाड़ियाँ पाई जाती हैं। और मुख्यतः अगर हम सड़कों की बात करें तो यूरोप के उत्तर पश्चिम में भी मुख्यतः हमारे जो 3 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वहाँ पे ही सड़कों का अधिक विकास हुआ है। अगर यहाँ पे सड़कें अधिक विकसित है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है और औद्योगिक विकास भी यहाँ पे बहुत अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पे सड़कों का हमारा 20% पाई जा रही है। और अगर हम बात करते हैं एशिया की तो चीन और रूस के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है चीन, रूस के बाद। और चीन के उत्तरी भाग को दक्षिणी भागों को महामार्गों द्वारा जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी लंबाई 70,548 किलोमीटर है। और भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44 है। पहले NH7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ता था, लेकिन अब NH44 है जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है।
फिर इसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। इस महाद्वीप में सभी बंदरगाहों को जोड़ा गया है सड़कों से। ऑस्ट्रेलिया में तटीय भागों में ज़्यादातर है हमारी जो सड़कें हैं उनका घनत्व तो अधिक है। अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में वहाँ पे स्थलाकृति में विभिन्नताएं हैं और अफ्रीका में सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे एक महामार्ग है जो मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन तक जोड़ता है, जो एक अंतर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। सीमावर्ती सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो ये सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे सहारे बनाई गई होती हैं, जो क्षेत्र से सुदूर रहने वाले या फिर सैनिकों के लिए सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं रेल मार्गों की। पहला अगर हम बात करते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकलैंड और डर्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। अगर हम रेल के महत्व की बात करते हैं तो अधिक दूरी तय करने के लिए सबसे सुविधाजनक साधन होता है, भारी और सस्ती वस्तुओं को दूर तक ले जाता है और मोटर गाड़ियों से हम कई ज़्यादा हम भार को ढोने की क्षमता रखते हैं और स्थल पर ये सबसे तेज़ गति वाला साधन होता है। अब हम अगर देखें तो डेली पैसेंजर है भारत में शटल और लोकल रेलगाड़ियाँ यहाँ पे लोकप्रिय हैं। विश्व में कुल 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं और रेल मार्गों का सबसे सघन जाल है हमारा। अगर विश्व में देखें तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा रेल का घनत्व है और इंग्लैंड की यूरो टनल द्वारा प्रचलित सुरंग है जो लंदन को पेरिस से जोड़ती है। ये टनल समुद्र के नीचे से निकली हुई है। दो रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसको जो दूरी है उसके बीच में हम इस दूरी को हम रेल गेज कहते हैं और रेल गेज के आधार पर ही हम इनको लाइनों में बांटते हैं, जिसमें बड़ी लाइन, स्टैंडर्ड, मीटर और छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1.5 मीटर से अधिक होती है। स्टैंडर्ड लाइन में, या फिर हम इसको मीटर लाइन भी कह सकते हैं, ये 1.44 मीटर हमारे इसकी बीच में दोनों रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है। मीटर लाइन में जैसा कि नाम से ही है मीटर, यानी कि इनके बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। छोटी लाइन होती है ये 1 मीटर से कम होती है। फिर हम देखते हैं रेल मार्गों का विश्व वितरण। अगर हम रेल मार्गों का विश्व वितरण देखें तो हमने इनको महाद्वीपों के अनुसार बांटा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% पाया जाता है। यहाँ यात्री परिवहन की अपेक्षा पदार्थों के लिए हम रेल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे केंद्र है। कनाडा में रेल सेवा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आती है और यहाँ पे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कोयले और गेहूं को भार ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं जो सिर्फ तटीय भागों में ही ज़्यादा विकसित हैं। दक्षिण अमेरिका में 1,12,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है जो अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के कॉफ़ी प्रदेशों को जोड़ती है। इसके अलावा चिली है जहाँ पे महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। फिर हम बात करते हैं एशिया की। यहाँ सबसे सघन क्षेत्र बसा हुआ है और रेल का भी हमारा घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र पाया जाता है। कुल 63,465 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। चीन में 35,000 किलोमीटर है और जापान में 28,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु यहाँ पे सिर्फ 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग पाए जाते हैं जिनकी कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर है। अब हम विश्व के महत्वपूर्ण जो पार महाद्वीपीय हमारे रेल मार्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 9,322 किलोमीटर लंबा है और ये 1905 में बनकर तैयार हो गया था। ये रेल मार्ग पश्चिम में हमारा सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है और ये रेल मार्ग हमारा जो है मध्य एशिया, साइबेरिया के पशु, वन, मिट्टी, खनिज, जल और कृषि संपत्ति का दोहन इसी की वजह से संभव हो पाया है। ये मार्ग एशिया के पूर्वी और आंतरिक भागों को प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों से मिलाने का महत्वपूर्ण साधन है। इस मार्ग से खाद्यान्न, कोयला, धातु, लकड़ी, चमड़ा, मक्खन, सूखा दूध का परिवहन पश्चिम की ओर और औद्योगिक उत्पाद का पूर्व की ओर किया जाता है। हम ये देख पा रहे हैं, ये हमारा सेंट पीटर्सबर्ग है जो मॉस्को होता हुआ हमारा ओमस्क है, लेक बैकाल होता हुआ यहाँ पे व्लादिवोस्टोक को
जोड़ रहा है। ये रहा हमारा व्लादिवोस्तोक जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग की। ये रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट पर है। सेंट जॉन बंदरगाह को पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ रहा है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है और इसके जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वो सेंट जॉन है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा, सडबरी, विनिपेग, रेजिना, कैलगरी, वैंकूवर है। और ये प्रशांत और अटलांटिक तट को जोड़ रहा है, जिसमें जहाज़ों को जो स्थलखंड है उसका चक्कर लगाने से बचा लेता है। और सर्दियों में उच्च अक्षांशों में रेल मार्ग जम जाते हैं, जल मार्ग। इस वजह से रेल मार्ग यातायात बिना रुकावट के रहता है। इस रेल मार्ग के कारण कनाडा के जो पूर्वी भाग है उसमें उद्योग बन सके हैं और पश्चिम भाग में कृषि में प्रगति हुई है। इस रेल मार्ग का जो प्रशासकीय और राजनीतिक महत्व है, इसी की वजह से यहाँ पे शासन चल पाता है सर्दियों में। इसके आप देख पा रहे हो, ये हमारा है प्रशांत महासागर पर वैंकूवर है। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये यहाँ पे होता हुआ सेंट जॉन बंदरगाह है जो अटलांटिक महासागर पर स्थित है और ये हमारा कनाडा के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पूर्वी तट पर सिडनी को पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से जोड़ रहा है। ये रेल मार्ग कालगुरली, कूलगार्डी, एडिलेड, मेलबर्न और कैनबरा होता हुआ सिडनी जाता है और फिर वहाँ से मेलबर्न जाता है। इस रेल मार्ग पर विभिन्न प्रकार की गेज लाइन है, जिससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि एक गेज से दूसरे गेज पर जाने पर हमारे सामान को उतारना और चढ़ाने में समय और श्रम की हानि होती है। ये हम देख सकते हैं। हमारा पश्चिमी तट पर पर्थ है जो पहले सिडनी जाता है। ये रहा हमारा सिडनी और सिडनी से फिर ये मेलबर्न जाता है। तो ये हमारा अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर इसके बाद हमारा है एक प्रमुख जो रेल मार्ग है संख एवं प्रशांत रेल मार्ग। ये रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट पर न्यूयॉर्क को जो सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है जो प्रशांत तट पर है। और इस रेल मार्ग से भी मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन व मशीनरी का किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये रेल मार्ग यूरोप में पेरिस से शुरू होकर म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होता हुआ टर्की के इस्तांबुल तक जाता है। ये मार्ग लंदन से इस्तांबुल तक मात्र 96 घंटे लगते हैं और इस मार्ग के द्वारा पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है हमारा अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग काहिरा जो उत्तर में स्थित है मिस्र के अंदर दक्षिण के केप टाउन को मिलाने के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया है। और ये मार्ग आसवान, अदीस अबाबा, मोम्बासा होते हुए पूर्वी तट के साथ साथ केप टाउन तक जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वायु परिवहन की। अगर हम देखें तो वायु परिवहन एक नया परिवहन का साधन है और इसका दूसरे महायुद्ध के बाद इसकी प्रगति हुई है। थल और जल परिवहन की तुलना में ये तेज गति का साधन है। कम वजन की कीमती वस्तुएं और शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए उचित साधन है और विश्व की दूरियों को वायु परिवहन ने बहुत जल्दी घटाया है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दिया। गम्य क्षेत्रों में भी हम आसानी से जा सकते हैं। जब प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, कोई संकट आता है, तो वहाँ पे फंसे लोगों को भी हम वायु परिवहन के द्वारा ही मदद पहुँचा पाते हैं। और वायु परिवहन अगर हम देखते हैं तो भारी पूंजी और उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। विश्व में राजनीतिक और सामरिक संतुलन के लिए भी हमें वायु परिवहन अत्यंत उपयोगी है। सैर सपाटा में के उद्देश्य से वायु परिवहन का उपयोग भी किया जाता है। और वायु परिवहन का एक प्रमुख दोष यही है कि खर्चीला होने के कारण आम आदमी के इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता और जब मौसम खराब होता है तो उस समय भी हम उड़ानें नहीं भर सकते। अगर हम वायु परिवहन का विश्व वितरण देखें तो विश्व में महत्वपूर्ण जो हमारे बड़े नगर हैं उनमें मुख्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो
सबसे पहले अगर वायु मार्गों की बात करते हैं तो वायु मार्ग का निर्धारण मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा होता है कि सबसे पहले तो वायु परिवहन सेवा के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना का होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हवाई अड्डा होना चाहिए, मौसम संबंधी सेवा होनी चाहिए, तकनीकी जांच पड़ताल और रखरखाव की सुविधा होनी चाहिए, और दूसरा पर्याप्त मात्रा में सवारियां और ढुलाई के लिए माल का होना भी आवश्यक है, अन्यथा हवाई परिवहन अनार्थिक हो जाएगा, उसका कोई भी उपयोग नहीं रहेगा। और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर इस मैप को अगर देखेंगे तो उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ पे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग अच्छे से दिखाई देते हैं। वहाँ पे 60 संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले ही 60% वायु मार्गों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर हम देखें रोम है, लंदन, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, कराची, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट इत्यादि हमारे प्रमुख हवाई पतन है। अफ्रीका और अगर हम रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है, क्योंकि यहाँ पे कम विकसित देश पाए जाते हैं और यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी कम है और इनका आर्थिक विकास कम हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वायु परिवहन हमारा कम विकसित हो पाया है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पाइपलाइन, संचार और जल परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।